बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। अगले 3-4 महीनों में यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यानी कि अहम और गहमा गहमी का माहौल जो है वो अभी से यूपी में दिखाई दे रहा है। मजेदार बात यह है कि यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर रथ यात्रा चर्चा में है, लेकिन इस बार रथ की डोर भाजपा के हाथ में नहीं है दोस्तों, बल्कि भाजपा के अलावा किसी और न ही ये राम मंदिर की रथ यात्रा है, बल्कि ये रथ यात्रा राम राज्य लाने का दावा करने वाली भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए और इस रथ के सारथी बने हुए हैं अखिलेश यादव। जी हां, अखिलेश यादव ने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है और आप जानते ही हैं कि कानपुर के जाजमाऊ से इस विजय रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने का काम 5 साल के बच्चे खजांची नाथ ने किया है। अब आप पूछेंगे कि ये खजांची नाथ कौन है। दरअसल खजांची नाथ के नामकरण की कहानी भी दिलचस्प है। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, इस विजुअल में आपको खजांची नाथ दिखाई दे रहा है, 5 साल का बच्चा। 2016 में नोटबंदी के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक रात को 8 बजे आकर कहा था टेलीविजन पे, उसके बाद जो लाइन लगी थी, भीड़ लगी थी, तो कानपुर देहात की एक महिला ने बैंक में लाइन में लगने के दौरान इस बच्चे को जन्म दिया था। यही बच्चा खजांची नाथ है और इस बच्चे का नाम तब खुद अखिलेश यादव ने दिया था। खजांची नाथ से विजय रथ यात्रा की शुरुआत करवा के अखिलेश यादव ने मोदी सरकार, योगी सरकार और पूरी भाजपा को घेरने का काम शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव में गंवाई गई सीटें जो हैं उनकी तरफ से और पार्टी का बिखरा हुआ वोट समेटने की चुनौती अखिलेश यादव के सामने और उनकी पार्टी के सामने है, और इसके साथ ही उनके परिवार में यानी कि यादव परिवार में, अखिलेश यादव परिवार में जो बिखराव है उसको भी रोकने की चुनौती अखिलेश यादव के सामने है, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव अपनी अलग पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है, 2017 में भी थे। अब अगर चाचा भतीजा एक नहीं हुए और अखिलेश से कहीं भी चुनावी रणनीति में चूक हो गई तो फिर विपक्ष में बैठने की नौबत आ सकती है। आइए अखिलेश यादव को जरा सुनते हैं, देखते हैं और उनकी रथ यात्रा में क्या कुछ हो रहा है वो देखते हैं। आइए देखते हैं अखिलेश यादव को। ये खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, नौजवानों नौकरी रोजगार के लिए समाजवादी पार्टी की मदद करना है। और हमारा समाजवादियों का चुनाव चिन्ह ऐसा है, साइकिल जिसको ना पेट्रोल की जरूरत है ना डीजल की जरूरत है। ये खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, नौजवानों नौकरी रोजगार के लिए समाजवादी पार्टी की मदद करना है। और हमारा समाजवादियों का चुनाव चिन्ह ऐसा है, साइकिल जिसको ना पेट्रोल की जरूरत है ना डीजल की जरूरत है। तो इस रथ यात्रा के दौरान जनता से रूबरू हो रहे हैं, वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, और उसके साथ साथ मीडिया से भी रूबरू हुए और मीडिया के भी कुछ सवालों का जवाब उन्होंने दिया। क्या कुछ कहा मीडिया को, आइए ये भी सुनते हैं। तो अखिलेश यादव जो हैं, अभी आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं कि मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। आइए पहले उनकी बाइट को सुन लेते हैं। विरोध वो किसान कर रहे हैं, और महंगाई किसने बढ़ाई? आज पेट्रोल हमीरपुर में बढ़ गया, 100 तक आगे नहीं आया, 102 आ गया। इन भाजपाइयों को दिखाई नहीं दे रहा कि पेट्रोल 102 आ गया। ये भाजपाइयों को सब कुछ दिखाई दे रहा है, भाजपा को सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमत नहीं दिखाई दे रही उनको। अखिलेश जी, यूपी में ओवैसी की एंट्री क्या सपा को नुकसान पहुंचाएगी? एक दूर पत्रकार कुछ पूछ रहा, पूछो। तो अखिलेश यादव जी जो हैं वो यहाँ महंगाई की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत की बात, और भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही दमदारी के साथ अब सड़कों पर हैं, वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। और दूसरी तरफ
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो यूपी में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा हो सकती हैं। अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो ये साफ नजर आता है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को यूपी में एक बार फिर से जिंदा कर दिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन यह जरूर है कि अगर कांग्रेस अपने पैर यूपी में मजबूती से जमा लेती है और चुनाव में जीत की तरफ बढ़ती है तो इस जीत का एक ही नाम होगा और वो नाम है प्रियंका गांधी। आइए प्रियंका गांधी को सुनते हैं। अभी पिछले दिनों वाराणसी में थी, वहीं से उन्होंने अपने कैंपेन का चुनावी अभियान की शुरुआत की है और किसानों को वहां उन्होंने एकत्र करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि जबरदस्त भीड़ थी। जी हां, वाराणसी वही वाराणसी है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आइए सुनते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। तो आपने देखा है, ऐसा पूछ रही हैं। और खासकर प्रियंका गांधी इसलिए क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो मामला है वो सुर्खियों में इन दिनों, और लखीमपुर खीरी से ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची थी, आपको याद है, और उससे पहले उन्हें सीतापुर में गिरफ्तार किया गया था। तो चाहे अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी, इन दोनों को जीत की दहलीज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे मुस्लिम मतदाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक विजुअल और देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये जबरदस्त, बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश में। बिहार चुनाव में भी बहुत बड़ा फैक्टर थे और इन्होंने कोशिश की थी पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ा फैक्टर बनने की, लेकिन वहां धराशायी हो गए। यहां क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन AIMIM के चीफ यानी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब आजकल गरजते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनते हैं। हाँ, अब ये रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का। ये कांग्रेस पार्टी में अब दम नहीं रहा। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े हकीम को भी लाएंगे और हकीम साहब को बोलेंगे इस पार्टी को जिंदा करने की कोई दवा है, तो हकीम साहब बोलेंगे बेटा तुझे ताकत की दवा दे सकता हूं, इस पार्टी में अब कुछ नहीं रहा। जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं रही। जिन्होंने हमारे वोट का इस्तेमाल किया, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। याद रखो, सादुल्ला नगर के तमाम जिम्मेदारों, नौजवानों, मेरी मां और बहनों, उत्तर प्रदेश में अगर आप अपनी अहमियत चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप अगर अपनी वोट के वजन को देखना चाहते हैं, तो मुत्तहदा तौर पर मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हमने एक बेहतरीन शख्स को आपका कैंडिडेट बनाकर दिया है। डॉक्टर मन्नान साहब पढ़े लिखे, काबिल हैं, बेलौस हैं, बेनफ्स हैं। आप अपना एक वोट मजलिस के निशान पर लगाइए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अपनी आवाज को मजबूत कीजिए। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को कितना अपनी तरफ कर पाएंगे, मुस्लिम वोटर्स को, मुसलमानों को अपनी तरफ कितना लुभा पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन विपक्षी दलों में वोट बिखरने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, मिल जाएगा? और फिर क्या योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे?
आइए इन तमाम बातों पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, तीनों से आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह जी। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं तौसीफ कुरैशी जी, जो शाह टाइम्स के समाचार संपादक हैं। तौसीफ कुरैशी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। अमलेंदु जी, तौसीफ कुरैशी जी और साथ में अजय सिंह जी, आप तीनों का स्वागत है। और स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो अब तक इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये न्यूज पॉइंट, और इसमें क्योंकि पहले बात सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की हो रही थी और थोड़ी बहुत चर्चा बसपा की, जिसे बी टीम बीजेपी का कहा जाने लगा। लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में जो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती थी, वो कांग्रेस अब उभार पर है। कांग्रेस मजबूती गेन कर रही है। कितनी मजबूत हो पाएगी अगले 3 महीनों में, 4 महीनों में, जबकि चुनाव है? कितनी मेहनत कर पाएंगी प्रियंका गांधी और उनकी टीम, कितनी मेहनत कर पाएगी? ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक अहम सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए ये पार्टियां निकलेंगी, या मुस्लिम वोटर्स को किनारे करके, दरकिनार करके हिंदुत्व के एजेंडे पर या सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर ये पार्टियां चलेंगी? खासकर समाजवादी पार्टी और उसके साथ बसपा भी जोड़ लें और कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस की जब बात मैं कर रहा हूं तो एक सर्वधर्म सभा का आयोजन भी जिस दिन ये कार्यक्रम था प्रियंका गांधी का, वहां किया गया। हालांकि उसका एक पार्ट आज बीजेपी जो है वो सर्कुलेट कर रही है, जिसमें अजान की बात है और अजान को सर्कुलेट कर रही है। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जो देवी स्तुति की है, उसकी बात, वो श्लोक जो पढ़ा उन्होंने, उसकी बात नहीं कर रही हैं। आइए जरा उससे इसकी शुरुआत करते हैं। प्रियंका गांधी ने वाराणसी में जो श्लोक पढ़ा था, जरा उसे दिखाइए। ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये यहां भी क्या सॉफ्ट हिंदुत्व का टच देने की कोशिश हो रही है या कुछ और है। और न सिर्फ प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव पर भी आएंगे और हम मायावती पर भी चर्चा करेंगे कि क्या मुस्लिम वोटर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश है या सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदू जो बहुसंख्यक हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश और सीधे भाजपा को टक्कर देने की कोशिश में ये तीनों पार्टियां हैं। और बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से हमारे साथी तौसीफ कुरैशी जी बताएंगे इस बारे में। लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी जी को एक बार फिर से सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जय माता जी के अमलेंदु जी जयकारे लग रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि और एक विजुअल और भी आज सोशल मीडिया पर संबित पात्रा सहित उनके तमाम, उनकी जो टीम है वो भी जो है सर्कुलेट कर रही है कि इसी मंच से अजान की भी, और उसके अलावा लेकिन बाद में कांग्रेस ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें सर्वधर्म सभा की बात की कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोगों ने की थी, जिसमें हर धर्म का वहां पे हम लोगों ने अलग अलग ढंग से, जैसे कि प्रियंका गांधी ने अभी देवी स्तुति की, उसी तरह अजान, उसी तरह शायद तौसीफ कुरैशी जी पहले आना चाहूंगा आपके पास ही कि आखिर क्या हुआ था, जरा समझना चाहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस की तरफ से जो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है संबित पात्रा के वीडियो के ऊपर, वो उसके आधार पे मैं कह रहा हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वहां सर्वधर्म सभा हुई थी या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए अजान वहां किया गया था, अजान का आयोजन? असल में बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से ही एजेंडा रहा है कि वो कांग्रेस द्वारा कोई भी आयोजित कार्यक्रम को हिंदू मुस्लिम कर उसको हल्का करने की कोशिश की जाती है। वहां इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था, ना मुस्लिमों की को रिझाने वाला कोई ऐसा कार्यक्रम था, ना और
इस तरह की जा सकती है। जहाँ तक वो सर्वधर्म समाजवाद है, वो अमूमन अक्सर हम देखने को मिलता है, हम सब जगह देखते हैं, वो वहाँ होता है, सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, लोग सर्वधर्म कार्यक्रम एक अमूमन चर्चा वैसे ही होती है, वो उसमें कोई इस तरह का कोई खास मामला नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये उसके जन्म से ये उसका कार्य रहा है कि जब वो इस तरह का हिंदू मुस्लिम की बात कर ही यहाँ तक पहुंची है, वो उसका काम है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तौसीफ कुरैशी जी, आप हमारे साथ बने रहिए और भी बहुत सारे मसले पर आपसे बातचीत, आपकी विशेष टिप्पणी चाहिए। लेकिन अमलेंदु जी, एक बार आपके पास सीधा इस पूरे मसले पे, खासकर जहां देख रहे हैं हम और जो हम बात ये लिख भी रहे हैं कि अखिलेश प्रियंका के बीच फंसे मुस्लिम वोटर्स, क्योंकि ये सही है कि मुस्लिम वोटर्स आखिर अभी तक हम जो देख रहे हैं, जो पिछले 2-4 चुनाव में देखें, 5 राज्यों के चुनाव, उससे पहले जो बिहार का चुनाव हुआ था उसमें भी हमने देखा कि मुस्लिम वोटर्स थोक के भाव में एक साइड जाते हैं और जिताने की जो पार्टी जीत रही होती है उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन जब चॉइस जो है दो पैरेलल चॉइस बनती हुई दिखाई दे, एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, तब मुस्लिम वोटर्स क्या करें? एक ये सवाल, उसके बाद आएंगे, फिर हिंदुत्व की बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस सवाल के साथ, जिस बात के साथ हम इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं, उसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर यहां कहां पाएंगे आप मुस्लिम वोटर्स को, किधर जाते हुए देखेंगे? आज की तारीख में प्रियंका गांधी कितनी मजबूत दिखाई दे रही हैं और आज की तारीख में अखिलेश यादव कितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि दोनों ही मजबूत नहीं है। आज की तारीख में तो भाजपा ही मजबूत है, लेकिन कल नहीं रहेगी ये कहा जा सकता है। अब कौन कितना मजबूत होता है ये देखना होगा, दोनों के क्या क्या कदम होते हैं। प्रियंका गांधी निश्चित तौर पे आगे बढ़ रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेहनत भी बहुत कर रही हैं और ऐसे मुद्दों पे सामने आ रही हैं जिनको दूसरे लोग उठाना नहीं चाहते, उन पे बोलना नहीं चाहते। जनता की आवाज भी सामने लेकर के आ रही है और सरकार की आंख में आंख मिला करके बात भी कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस का एक ड्रॉबैक है, जो इसकी कमी है, उसकी तरफ जो है लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और ध्यान जाना चाहिए कि कांग्रेस का जो अपना संगठन है वो अभी लुंज-पुंज तरीके का संगठन है। तो उस लुंज-पुंज संगठन के भरोसे जो है जनता अगर चाहे भी तो अभी आपको सत्ता में नहीं बैठा सकती, आपको मजबूत तो कर सकती है। तो जो संगठन पे ध्यान देना चाहिए था कांग्रेस को पिछले दिनों में, मुझे लगता है कि उस पर काम उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन अगर जनता इस मूड में आ जाती है, कांग्रेस के पास कोई वोट जुड़ता है, भाजपा से नाराज जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ जुड़ता है, और ऐसा वोट जो भाजपा से नाराज होकर के सपा बसपा में नहीं जा सकता, जिसकी मजबूरी होती थी कि वो इनसे नाराज होकर के भाजपा में चला जाता था, वो वोट अगर वापसी करता है कांग्रेस की तरफ, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो लीड लेने की स्थिति में आ सकती है। आज की तारीख में अखिलेश जो है वो अभी आगे दिख रहे हैं, और उसका कारण है कि वो चूंकि उनके पास अपना एक वोट बैंक मजबूती के साथ खड़ा हुआ लोगों को दिख रहा है कि भाई ये जो है अभी खड़े हुए, भले ही वो घर से नहीं निकल रहे हो, निकले हैं हालांकि रथ यात्रा लेकर के, अपनी वो विजय यात्रा लेकर के, खजांची नाथ से अपना झंडा चलवा करके, लेकिन वो वापस भी हो लिए हैं घर को। तो अब ये रथ यात्रा बीच में छोड़ के घर जाना जो ठीक नहीं होता। अश्वमेध के रथ पे आप जब बैठे हैं तो किला फतेह करके ही आपको जो है वो आना चाहिए। तो अब ये क्यों वापस लौटे, ये तो अखिलेश यादव बता सकते हैं कि कहाँ से क्या संदेश आया कि उनको जो है वापस लौटना पड़ा है और क्या रणनीति है जो वापस लौटे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पशुपेश की स्थिति आज भले ही हो, चाहे वो मुस्लिम वोटर हो या एंटी भाजपा वोटर उसके सामने, लेकिन चुनाव आते आते ऐसी स्थिति रहेगी नहीं, मुझको ऐसा लगता है। और इसलिए ऐसा लगता है कि जिसके पास भी ज्यादा ताकत दिखाई पड़ेगी, तो जो भाजपा को हराने वाला वोट है वो उसके साथ जाएगा निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में एक सी स्थिति शायद नहीं होगी, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरीके की स्थितियां होंगी, जहां जिस सीट पे जो हरा रहा होगा, जो मजबूत दिखाई दे रहा होगा भाजपा के खिलाफ, तो एंटी भाजपा वोट जो है वो उसके साथ जाएगा, चाहे कांग्रेस हरा रही हो, चाहे सपा हरा रही हो। और तीसरी बसपा की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो चूंकि साफ जाहिर है कि वो तो मतलब बसपा को वोट दीजिए और चाहे भाजपा को दीजिए, तो जाना वोट वो भाजपा को ही है। तो ये स्थितियां जो बन चुकी है, जो एक आम मतलब परसेप्शन एक बन रहा है जनता के बीच में कि बहन जी को वोट दीजिए चाहे भाजपा को दीजिए, वो भाजपा के लिए ही है, तो एक परसेप्शन बन रहा है। लेकिन बहन जी का अपना वोट जो है वो उनके साथ जो इंटैक्ट है वो बहन जी का रहेगा, अपना वोट उनका, बसपा का वोट बसपा के साथ रहेगा। लेकिन जो एंटी भाजपा वोट है उसके सामने दो विकल्प जो है कांग्रेस और सपा का होगा, और ऐसी स्थिति में जो भी मजबूत होगा उसके साथ जाएगा। तो अब ये देखना है, अभी कांग्रेस को जो है असल में काम बहुत ज्यादा करना है, और अकेले प्रियंका गांधी का मेहनत जो है वो सिर्फ सत्ता में लेकर के नहीं आ सकती, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि जो उनके पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है
जो उनकी टीम की जिम्मेदारी है, वो टीम उस चीज को कितना कर रही है। देखिए प्रियंका गांधी दिल्ली चली गई, भले ही राष्ट्रपति से मिलने के लिए गई, अब दिल्ली चली गई। अब जो प्रियंका गांधी काम छोड़ के गई थी उसको आगे कौन ले जाएगा? जाहिर सी बात है कि वो यूपी कांग्रेस के लोगों को लेकर जाना है, आगे उसके पदाधिकारियों को लेकर के जाना है, लेकिन वो कोई सड़क पे नहीं दिख रहा। जब प्रियंका आएंगी तो फिर सब सड़क पे दिखाई दे लेंगे। तो अकेले प्रियंका को ही अगर सब कुछ करना है तो इन पदाधिकारियों की जरूरत क्या है? तो ये जो कमजोरियां कांग्रेस की, मुझे लगता है कि उस पर जो है वो ध्यान देना होगा। और दूसरा, कांग्रेस को एक और चीज पर भी ध्यान देना होगा कि आप जब उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां भी उत्तर प्रदेश के लोगों को देनी चाहिए। अब राष्ट्रपति से प्रतिनिधिमंडल मिलने जाता है 5 लोगों का उत्तर प्रदेश के मसले पे, लखीमपुर खीरी के मसले पे, और उत्तर प्रदेश से उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं। गुलाम नबी आजाद हैं, कश्मीर से हैं, AK एंटोनी केरल से हैं, खड़गे जी कर्नाटक से हैं, प्रियंका गांधी गुड़गांव से हैं, राहुल गांधी केरल से हैं। उत्तर प्रदेश कहां है? तो उत्तर प्रदेश की जब आपको राजनीति करनी है तो यहाँ के अध्यक्ष को ही आप कम से कम ले जाते। मोना मिश्रा को नहीं ले जाते, विधानमंडल दल की नेता थी, किसी को नहीं ले जाते। लखीमपुर से किसी किसान को ले जाते, अपने लखीमपुर के जिला अध्यक्ष को ले जाते। प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश का कम से कम स्थान होना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये कमजोरियां हैं, इस पर कांग्रेस नेतृत्व को अभी भी समय इस पर ध्यान देना चाहिए, अगर वास्तव में कांग्रेस नेतृत्व जो है वो गंभीर है उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने के लिए। क्योंकि देखिए परसेप्शन एक मिनट में बनते हैं और एक मिनट में बिगड़ते भी हैं, और चुनाव के समय खासतौर से इस तरह की चीजें होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये तीर तो भी निकले ही नहीं कमान से, हालांकि उसके पास बचे हुए जो तीर है वो गिनती के तीर है, वही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान तालिबान इसके अलावा और कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन वो तीर जब निकलेंगे तो उसकी काट के लिए भी तो लोगों के पास जो है वो ढाल होनी चाहिए ना। तो वो ढाल किस तरीके से आएगी, तो वो ढाल जो है लोगों को अपनी मजबूत करके रखनी चाहिए, और उसके वार जो है उस पर पलटवार भी जो है वो किस तरीके से होंगे ये देखना चाहिए। अब जहां तक आपने कहा कि वो प्रियंका गांधी ने जो चंडी पाठ किया, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा, इसे आप चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व कह लीजिए चाहे हिंदू धर्म कह लीजिए। अगर ये बात तब भी उठी थी जब ममता बनर्जी ने भी चंडी पाठ किया था कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व है। अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व हो या नहीं हो, लेकिन ये फर्जी हिंदुत्व के ऊपर प्रहार जरूर है। जो भारतीय जनता पार्टी का फर्जी हिंदुत्व है, अब मोदी जी करके दिखाएं इस तरीके का चंडी पाठ करें, अमित शाह जी करें, JP नड्डा जी करें, किसने रोका है? तो ये तो कुछ करेंगे नहीं, ये तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे। अरे हिंदू भी तो बन लो कभी भाई, हिंदू मुसलमान तो करते ही रहते हो 24 घंटे, हिंदू भी तो बनो कभी, लेकिन हिंदू नहीं बनेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। तो इनका जो फर्जी हिंदुत्व है, इसका जवाब अगर इस तरीके से भी मिल रहा है, मुझे लगता है कि ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है। और जब सब कुछ हो ही रहा है, जब इस मुकाम पे लोग आ ही गए हैं कि अब जो है सिर्फ बात यही होनी है कि किसका जो है जनेऊ मोटा है, किसके हाथ में कलावा तगड़ा है, किसके माथे पे चंदन तगड़ा है, जब यही सब बातें होनी है और मूर्तियां भी अब लगने की बातें हो रही हैं कि परशुराम की मूर्तियां लगेंगी, सब कुछ चीजें होंगी, तो प्रियंका गांधी ने अगर नमस्तस्सी पढ़ लिया तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इसके जवाब में जो है वो किसी शुद्ध भाषा में, जिस तरीके से मुझे लगता है कि पंक्चुएशन जो था और जो उच्चारण था प्रियंका गांधी का बहुत शुद्ध था, और जो पंडित होते हैं, जो पेशेवर पंडित होते हैं, उनसे भी अच्छा उनका जो था वो उच्चारण था। मुझे उसमें कोई जो थी वो गलती दिखाई नहीं पड़ी। मैं चाहता हूं कि इसी तरीके का एक जो पार्ट जो है वो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय अमित शाह जैन जी और अपने JP नड्डा जी जो भी इस तरीके से करें सार्वजनिक तौर पे चंडी पाठ इसी तरीके से, और इसी देखा जाए फिर किसका जो है वो शुद्ध उच्चारण है। जी राजीव जी, शुद्ध उच्चारण, वो भी संस्कृत का जो श्लोक है वो उसका उच्चारण, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे आदरणीय योगी जी हो, जैसा कह रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, वो कितना शुद्ध करते हैं, और प्रियंका गांधी कितनी शुद्धता के साथ उस दिन मंच से इस श्लोक का पाठ कर रही थी, ये आप लोगों के सामने है। और अभी प्रियंका गांधी और इनसे पहले हमने देखा था वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी को चंडी पाठ करते हुए। खैर, एक शुद्धता अशुद्धता की बात नहीं, यहाँ बात हिंदुत्व की हो रही है, और हिंदुत्व के सहारे कौन कहां तक, किसकी नैया कितनी पार लगती है, ये देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन अभी हम बात जब कर रहे हैं, और खासकर मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की बात, लुभाने की बात, अपनी तरफ करने की बात भी, 18 से 20% मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े को देखें, उस आधार पर माना जाता है। ये किस ओर जाएंगे, किस तरफ जाएंगे?
तीन ध्रुव हैं यहां पर। पहला है अखिलेश यादव, दूसरे हैं यहां पर प्रियंका गांधी जो उभर कर आ रही हैं, और तीसरे हैं यानी कि कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके साथ चाचा जो हैं वो अपनी अलग पार्टी बनाकर बैठे हुए हैं, वो कितने वोटर्स को काटते हैं ये भी यहां पर महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो अलग अलग छोटे दलों से हाथ मिलाने की जुगत में लगे हुए हैं, चाहे सोहेलदेव पार्टी जो है राजभर की पार्टी वो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों के साथ में इनकी मीटिंग भी हो चुकी है। तो असदुद्दीन ओवैसी कितना वोट काटते हैं ये भी अहम होगा। तो ये जो क्या अजय जी, क्या वोटों का बंटवारा, मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा आप देख रहे हैं आज की तारीख में, कल क्या होगा, कल किस तरफ की हवा बहेगी, ये एक अलग मायने रखेगा। कल की बात कल करेंगे, लेकिन आज की तारीख में जब हम अभी इस चर्चा को शाम को कर रहे हैं 7 बजे के बाद न्यूज पॉइंट में, तो यहां ये अहम रहता है ये जानना कि आज की तारीख में दो धड़ा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मजबूती के साथ, जैसा अभी अमलेंदु जी ने कहा कि अभी दोनों मजबूती पूछें तो कोई भी मजबूत नहीं है, मजबूत अभी सिर्फ और सिर्फ एक है जो सरकार में है यानी कि भाजपा। लेकिन कल, उन्हीं के सेंटेंस को दोहरा रहा हूं, कल वो मजबूत नहीं रहेगी, ये बात भी अमलेंदु उपाध्याय जी ने कही है यहां पर। तो ये समझना चाहूंगा कि आज की तारीख में बीजेपी के साथ तो जाने वाले मुस्लिम वोटर्स नहीं हैं, लेकिन ये दोनों में से अगर चुनाव करना होगा तो किधर जाएंगे? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम वोटरों की बात है, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह सकता हूँ कि उसका दोहराव जो बिहार में हुआ वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास देखिए 2 उदाहरण है, एक बिहार का उदाहरण है, दूसरा जो है पश्चिम बंगाल का उदाहरण है। एक उदाहरण वहाँ है कि जहाँ मुझे जो है ओवैसी की पार्टी ने जो है नुकसान किया और भाजपा या उनके सहयोगियों के साथ दोबारा सरकार बनी। लेकिन उसी साथ में हमारे पास पश्चिम बंगाल का भी उदाहरण है कि जहाँ पर जो है ओवैसी और कांग्रेस और लेफ्ट सारे लोग लग गए, उसके बाद भी ममता का किला हिला नहीं पाए, बल्कि और मजबूती से वो वापस आई। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है अभी जो आज की तारीख में हम कह रहे हैं वो दिखती वही है कि यहाँ पर बंगाल जो है दोबारा रिपीट होगा। मुस्लिम मतदाता जहाँ तक वो बीजेपी जीत की सरकार बनेगी कि कांग्रेस की बनेगी कि सपा की बनेगी, मैं उस बारे में अभी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुस्लिम वोटर वो उसी तरफ जाएगा जो है भाजपा को हराने की स्थिति में होगा। वो अगर आज की स्थिति में दिख रहा है कि वो समाजवादी पार्टी वो जगह पा सकती है, तो मुस्लिम वोटर अगर वो चाह कर भी जो है वो कांग्रेस के पास नहीं जाएगा, अगर कांग्रेस जीतने का जो भी कैंडिडेट है वो जिताऊ नहीं है। तो बेसिकली जो आपने बंगाल में देखा कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो है मुस्लिम वोटर लेफ्ट पार्टियों के साथ भी थे, कांग्रेस के साथ भी थे, लेकिन दोनों का पत्ता साफ हो गया, एक भी सीट नहीं आई और वो सारे के सारे वोटर जो है ममता बनर्जी की तरफ चले गए। और ये वो सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह से कि भाजपा को नहीं जीतने देना है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति में मुझे आज की तारीख में लगता है कि मैक्सिमम जो वोट परसेंटेज है वो प्रियंका गांधी कितने भी मेहनत कर लें और या ओवैसी साहब अब जो है चाहे जितना भी घूम लें, उनको भी वोट नहीं मिलने, वो वोट ज़्यादातर सपा को ही मिलने आज की तारीख में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल क्या होगा, वो तो सेकेंडरी चीज़ है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात है, प्रियंका गांधी बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो अमलेंदु जी भी कह रहे थे, संगठन के नाम पे जीरो है। संगठन के नाम पे जीरो इन द सेंस कि आप ये सोच रहे हो कि उनके आसपास के लोगों को में मजबूती आ गई, वो सक्रिय हो गए, लेकिन जब तक रूट लेवल पर जो है कोई सक्रियता नहीं है, तब तक जो है बूथ पे अगर आप जो है लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, तब तक आप वोट नहीं ले सकते। तो इसलिए आप मजबूत जरूर दिख रहे हैं, आप हो सकता है आप पहले से अच्छी पोजीशन पा जाएं, आप पिछले चुनाव में करीब 6% वोट पाए थे, हो सकता है 10 पा जाएं, 12 पा जाएं, लेकिन उससे सरकार बनाने की स्थिति में या किंग मेकर की स्थिति में आ जाएं, ऐसा मुझे अभी आज की तारीख में तो संभव नहीं दिख रहा। और रही बात बीजेपी की अगर करें, तो बीजेपी में भी अभी आप ये देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि जो बड़ी पार्टियों की, मैं बाकी छोटी पार्टियों की बात नहीं करता, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अंदर मान लीजिए बीजेपी, सपा और कांग्रेस, ये 3 मेन पार्टियां हैं जो, और बसपा। तो इसमें आप ये देख लीजिए सबसे आखिरी में जो है कैंडिडेट का जो है की लिस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी निकालेगी, ये बिल्कुल तय है।
ये अंदर खाने की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% तय है। सबसे लास्ट में ये अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे। अभी तक इन्होंने बहुत सारी मतलब 99% सीटों पे अपने उम्मीदवार तय भी नहीं किए हैं कि किसको लड़ाना है, कहाँ से लड़ा। हाँ, बातें चल रही हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी को कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी का जो अंदरूनी ये चल रहा है कि मतलब सीटों, अलग अलग सीटों के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि किस सीट पर किस जाति का या किस धर्म का जो है कैंडिडेट लड़ाया जाएगा, लेकिन किसको लड़ाया जाएगा ये अभी तय नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, इसलिए अभी से बहुत ज़्यादा बीजेपी की सरकार बन जाएगी या सपा की सरकार बन जाएगी, बहुत कहना बहुत जल्दी है। लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने जो फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं, क्योंकि वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 325 सीटें पाए हैं, तो उनमें रिपीटिशन वाले तो बहुत कम है। अब मैक्सिमम वही हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं, और जो पहली बार चुनाव जीते हैं उनकी जो है रेपुटेशन अपने इलाकों में बहुत ख़राब है। क्यों? और मतलब ये और पहले भी बीजेपी ऐसा जो है प्रयोग करती रही है, और उसने सारे के सारे कैंडिडेट ही बदल देती है, 100% कैंडिडेट बदल देती है। आपने देखा अभी गुजरात में तो उसने पूरी सरकार ही बदल दी। तो इस तरह के अगर प्रयोग करेंगे तो उनको लाभ तो मिलेगा, क्योंकि ये मतलब ये कटु सच्चाई है कि बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी को वोट देने वाले, मतलब वो अभी जो है टस से मस नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, उनका अपने लोकल कैंडिडेट जो अभी मौजूदा विधायक हैं उनमें बहुत रोष है। तो अगर कैंडिडेट बदलती है तो, और बदलेगी ही, मुझे जहाँ तक उम्मीद है बदलेगी, उससे ये है कि सरकार वापसी में आ सकती है, लेकिन इतनी मजबूती से आएगी ऐसा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जी, बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं, बहुत अपने अपने विचार। जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि मुसलमानों को फिलहाल अखिलेश यादव को सपोर्ट करना चाहिए, 2024 के लिए कांग्रेस को वोट दें। सैयद जाफर भी हैं, कमील शेख भी हमारे साथ हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के हैंडल से समीम अंसारी सीधे सऊदी अरबिया से हमें देख रहे हैं, और उसके अलावा मेजिदन बानो कह रहे हैं कि माफ़ी मांग कर वीर बन गया। कल जो सावरकर पे जो हम लोग बात कर रहे थे वो, फिर सैयद जिशान भी हैं, असलम चिश्ती भी हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस वक्त पूरी तरह गलत फहमियों से के सहरा में हैं, ये कह रहे हैं असलम चिश्ती। फिर तमाम साथी अलग अलग बने हुए हैं, बहुत लोगों के विचार ऑलरेडी आ रहे हैं, और रूपराम गोगरवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर जाफर भी हैं, लेम्बो जैक्सन हैं, ओनली कांग्रेस कैन सेव डेमोक्रेसी इन इंडिया लिख रहे हैं लेम्बो जैक्सन, और अफजल मोहम्मद भी हैं, गुड न्यूज कह रहे हैं। कुछ साथियों के विचार कई बार नहीं ले पाता हूं, मैंने कल वादा किया था कि आप लोगों के विचार पहले रखूंगा, इसलिए ले रहा हूं। अशोक सक्सेना कह रहे हैं कि शारदीय नवरात्र पर महानवमी पर आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महेंद्र मलिक भी हैं, नो वोट फॉर बीजेपी लीडर लिख रहे हैं महेंद्र मलिक, और उसके अलावा अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद लिख रहे हैं। और जिब्राइल खान भी हमारे साथ में बने हुए, सिद्धार्थ बागमरे भी हैं जो नाइस वर्क सर लिख रहे हैं। फिर अकरम अली, बहुत और भी बहुत सारे साथी हैं, अरुण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अरुण कुमार लिख रहे हैं ये चैनल केवल राहुल को रिप्रेजेंट करता है। आज तो राहुल की बात ही नहीं की हमने, फिर राहुल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खैर, अरुण कुमार जी, आपको ऐसा लगता है तो अब क्या करें, पॉलिटिकल बातें होंगी तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, तो उनकी बात होगी ही। अरुण कुमार जी, मैंने अपनी बात बहुत बार रखी बट कोई रिप्लाई नहीं। अरुण कुमार लिख रहे हैं कि मैंने अपनी बात बहुत बार रखी है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। नफीस आलम भी है जो कह रहे हैं अखिलेश यादव के पिता पर आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस बाबरी मस्जिद गिराने की जिम्मेदारी है। तो नफीस आलम जी किसके तरफ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, ये नफीस आलम बाद में तय करेंगे जरूर। अशोक सक्सेना कह रहे हैं कि मुस्लिम लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में घर वापसी होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम समुदाय का एक ही सोच रहा है, जब जब कांग्रेस देश में कमजोर होती है, प्रथम दृष्टि में कांग्रेस को, अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो भाजपाइयों को। तो विचारों का ये जो पुलिंदा है, जो कमेंट बॉक्स है, मोहम्मद अशरफ लिख रहे हैं कि पटना में
पुलिस महिला को ऐसे ही पीटती है? क्या ऐसे लोगों को नौकरी में रहने का हक है? अभी बात हम लोग पटना की नहीं, अभी बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। थोड़ा अगर आप लोग उसी से संबंधित बातें रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम भी विचारों को, आपके विचारों को यहाँ जोड़ पाएंगे। कई बार आप लोग अलग अलग बातें रखते हैं। खबरों की दुनिया है और पूरी दुनिया में अलग अलग ढंग से खबरें आती हैं दोस्तों, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं 1 घंटे के चर्चा में बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें नहीं ले सकते। कुछ बातें जो हैं आपको पसंद आती हैं, कुछ बातें किसी और को पसंद नहीं आती हैं। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी खबरों को, ऐसी चीजों को लें जो सब लोग एक साथ मिलकर के एक चीजों पे एक मत हों। हम अभी चर्चा कर रहे हैं अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की, खासकर कि एक तरफ अखिलेश यादव काफी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रथ यात्रा में लेकर निकले, लेकिन अभी जैसे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय बता रहे थे कि रथ यात्रा में बीच से ही वो वापस लौट गए। आखिर क्यों लौटे, ऐसा क्यों करते हैं वो, ये सवाल उठा रहे थे अमलेंदु उपाध्याय। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी है कि प्रियंका गांधी बार बार लौट करके दिल्ली क्यों आती हैं। और एक सवाल ये भी अमलेंदु उपाध्याय उठा रहे थे कि आखिर जब राष्ट्रपति से मिलने की बात लखीमपुर खीरी के मामले में हुई थी तो उसमें 5 जो प्रतिनिधिमंडल उनके साथ गया था, उसमें उस प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं था। हालांकि कहने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से मतलब उनका रूट है, बिलोंग करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो अमलेंदु उपाध्याय ने कही थी वो ये कि किसी न किसी ऐसे प्रमुख को, चाहे अजय कुमार लल्लू होते या कोई और होता, चाहे लखीमपुर खीरी का कोई किसान होता, कोई ना कोई साथ में होता तो बात अलग होती, बात बनती, बहुत मजबूती के साथ बनती। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि प्रियंका गांधी को अब डेरा वहां डालना पड़ेगा अगर वो चाहती हैं कि कांग्रेस मजबूत हो धरातल पर। लेकिन कांग्रेस कितनी मजबूत है धरातल पर, यह जानने के लिए सीधे एक बार तौसीफ कुरैशी जी आपके पास आना चाहता हूं। हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, अलग अलग दिल्ली और आसपास बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहता हूं कि धरातल पे आप वहां हैं, क्या कांग्रेस के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में जो कहा जा रहा है, ये सिर्फ सुर्खियों में बनी हुई है प्रियंका गांधी, इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं कि कांग्रेस उभर कर आ गई है, मजबूती के साथ उभर कर आई है, या सचमुच धरातल पर कुछ मजबूती दिखाई दे रही है कांग्रेस की? जरा समझाइए। असल में जब से भारतीय जनता पार्टी की यूपी में योगी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से लेकर आज तक, अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो कांग्रेस ने कोई कसर, कोई कोर बाकी नहीं छोड़ी है। जहां तक कांग्रेस के मजबूत होने या ना मजबूत होने का सवाल है, वो तो अभी जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी के रवैये से, प्रियंका गांधी के आक्रामकता से कांग्रेस यूपी में मजबूती की ओर जा रही है। ये बात अभी कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि वो सत्ता की ओर जा रही है। मैं अजय जी को सुन रहा था, अजय जी कह रहे थे कि जमीन पर संगठन नहीं है। हाँ, कुछ हद तक के उसको कहा जा सकता है कि संगठन में अभी वो जान नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी की आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जो मूल वोट समाजवादी पार्टी का है उसको मुसलमान को बैंक वोट को माना जाता है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी अगर मान लो कांग्रेस मजबूत होती है तो सबसे ज्यादा पहले वोट भागने वाला वो मुसलमान होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं और लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं वो ये मैं महसूस करता हूं। उनका मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब मजबूत हुई, समाजवादी पार्टी ने मजबूत की है। ये बहुत बड़े एक तबके का मानना है, लेकिन कांग्रेस, मुसलमान के पास समाजवादी पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो इससे लगातार चिपका चला आ रहा है। आज यूपी में कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जिस जद्दोजहद के साथ सड़क पर लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस मजबूती की ओर अग्रसर है।
उससे लगता है कि कांग्रेस मजबूती के साथ अग्रसर है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत अपनी बातों को, और खासकर जो धरातल पर देख रहे हैं, क्योंकि तौसीफ कुरैशी जी हमारे साथ बने हुए हैं सीधे लखनऊ से, और क्या कुछ चल रहा है अपने अखबार के थ्रू, अब अपने रिपोर्टर्स के थ्रू, तमाम इनके जो जरिए हैं उनके थ्रू ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ देख रहे हैं क्या। और एक जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी मजबूत होती हैं तो मुसलमान जो हैं उधर कांग्रेस की तरफ जाएंगे, मुस्लिम वोटर्स जाएंगे। आने वाले 3-4 महीनों में क्या कुछ होगा, और भी धीरे धीरे जैसे परतें, प्याज की परतें जैसे हम खोलते हैं, वैसे जब ये भी पॉलिटिकल परतें खुलेंगी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। अमलेंदु जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। जब हम मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बसपा की बात भी आप कह ही रहे थे अभी कि बी टीम और बसपा में, और अजय जी भी कह रहे थे, तो बसपा को वोट देना मतलब कि बीजेपी को वोट देना, ये एक फेनोमेना उस ढंग से तैयार किया गया है, तैयार हो गया है। और इसकी गलती जो है सबसे बड़ी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं तो वो मायावती खुद हैं। लेकिन फिर भी बसपा का एक कोर वोटर है अमलेंदु जी, जब हम बसपा को इस ढंग से इग्नोर भी नहीं कर सकते, 15-17% जो कोर वोटर हैं बसपा के, वो क्या आपको लगता है कि उसमें भी सेंधमारी हो सकती है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि अब आइए मुस्लिम वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू वोटर्स की बात करें। समाजवादी पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो MY फैक्टर की बात करते थे, मुस्लिम और यादव फैक्टर, जो मुस्लिम यादव फैक्टर हम बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ हम लोग देखते आए, और वही मुस्लिम यादव फैक्टर हम लोग यहां पर मुलायम सिंह यादव के साथ देखते आए। लेकिन पिछले चुनाव में 325 सीटों तक पहुंचने वाली भाजपा में यादवों की बहुत बड़ी भूमिका भी थी, जो अभी कुरैशी साहब बोल रहे थे। तो यादवों की जो सबसे बड़ी भूमिका है, क्या वो वोटर्स वापस समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, ये समझना चाहूंगा आपसे अमलेंदु जी। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो किसानों से की भी चर्चा उन्होंने करना वाजिब समझा। आइए जरा सुनते हैं कि अखिलेश यादव किसानों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुन ले, फिर सीधे आपके पास आऊंगा अपने इन्हीं सवालों के साथ। आइए जरा सुनाइए अखिलेश यादव किसानों के बारे में बात करते हुए मीडिया को क्या कुछ कह रहे हैं। किसानों को क्या मिल रहा है? किसानों को बर्बाद कर करके न जाने किसके लिए दूध महंगा कर रहे हैं लोग। और बताइए, सरसों ये पैदा कर सकता बुंदेलखंड? समझ लीजिए, सरसों यहाँ पैदा हो सकती है, तिल पैदा हो सकती है। हम अपने पत्रकार साथियों को कह करके जा रहे हैं, ये जितनी भी 7 मंडियां बनी थी, विशेष मंडियां, चाहे हमें तिल का और चाहे सरसों के तेल का सरकारी प्लांट लगाना पड़े लगाएंगे, ब्रांड बनानी पड़े बनाएंगे, और विदेश से जो सरसों के तेल के लिए मिलावट आ रही है वो रोक करके अपनी गरीब जनता को और शहरों को, कस्बों को शुद्ध सरसों का तेल दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो यहां पर सरसों के तेल के साथ किसान और महंगाई, ये दोनों पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। और आप समझ सकते हैं, एक चतुर जो पॉलिटिशियन होता है इसी ढंग की बातें करता है, और करना भी चाहिए। लेकिन ओवरऑल इस चतुराई में क्या अपने ही वोटर्स को, जो हिंदू वोटर्स हैं, बहुसंख्यक, हिंदू में मतलब बहुसंख्यक वोटर्स हैं, उनको क्या अखिलेश यादव अपनी ओर करने के लायक आज की तारीख में लग रहे हैं? अमलेंदु जी, लायक तो बहुत हैं, लेकिन क्या इतना आकर्षित या धरातल पर इतना काम कर चुके हैं कि वोटर्स जो हैं उनसे अब प्रभावित हो सकते हैं? आने वाले वोट, मतलब जब चुनाव होगा तो वोट डालेंगे? देखिए राजीव जी, आपका पहले मायावती वाले पे मैं लगता है कि जवाब दे दूं, उसके बाद फिर अखिलेश यादव पे आते हैं। मायावती का अपना वोट बैंक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 15 से 17% उनका अपना वोट बैंक है, और जहां दूसरे लोग आके खत्म होते हैं वहां से मायावती शुरू करती है विपक्षी दलों में, उनका अपना वोट बैंक है। लेकिन मायावती की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यही एक कमजोरी है मायावती की, कि मायावती जो है और बहुजन समाज पार्टी जो है, उसका अपना राजनीतिक एजेंडा जो है वो स्थिर नहीं है बिल्कुल भी। और इतनी ज्यादा अवसरवादिता उन्होंने की है कि अब उनके ऊपर दूसरे लोगों का भरोसा नहीं रहा है। और जो मायावती जी का कोर वोटर है, अगर मायावती के बरक्स जो है कोई दूसरा चेहरा, दलित चेहरा खड़ा हो गया अगर उत्तर प्रदेश में, तो इस वोट को भी टूटने में बहुत देर नहीं लगेगी, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन हालांकि आज की तारीख में जो है उनका वोटर उनके साथ इंटैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उनके साथ जुड़ा हुआ है।
अब कांग्रेस ने चन्नी को बनाया वहां पंजाब में मुख्यमंत्री, और एक दलित मुख्यमंत्री जो है पंजाब में पहली बार बना, और वहां एक बड़ी संख्या दलितों की है। तो उसका फायदा कांग्रेस यहां ले सकती है अगर ढंग से काम करे। लेकिन बात यही कि काम करेगा कौन, ये सवाल है। तो अगर यहाँ काम करे तो उसका फायदा कांग्रेस यहाँ ले सकती है दलित वोटों को अपनी तरफ करने के लिए, चूंकि उसके सामने एक मॉडल है कि दलित को मुख्यमंत्री जो है हम बना सकते हैं, कांग्रेस दावा कर सकती है, और बनाए हैं उसने बनाए हैं। मायावती की कमजोरी यह है कि वो अपने दम पे अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है। बड़ा कड़वा सच है। उन्हें या तो भाजपा की मदद लेनी पड़ेगी, या सपा की लेनी पड़ेगी, या कांग्रेस की लेनी पड़ेगी, किसी की भी मदद लेनी पड़ेगी अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। अगर इस स्थिति से कोई बनती है, अकेले दम पे अब उनकी बनने की स्थिति नहीं है। ये मेरा अपना आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना आकलन जो है, मुझे लगता है मैं गलत होता नहीं हूं जो मैं करता हूं। तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है जोड़ रहा हूं इसीलिए। तो आज की स्थिति जो उसमें मायावती नहीं है, लेकिन उनका वोटर उनके साथ है, और मुझे लगता है कि वो उनके साथ रहेगा अभी की स्थिति में। अब ये किस तरीके से दूसरों के ऊपर है कि वो उसको तोड़ते हैं। हालांकि उनके वोटर को भी अगर लगता है कि बहन जी जो है वो दौर में नहीं है और नुकसान हो रहा है, और उसका भी अगर ये लक्ष्य होता है कि भाजपा को हराना है, तो वो वोटर भी फिर जो है ये देखेगा कि उसको किसके साथ जाना है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो दलितों के प्रति जो है बहुत अपमानजनक रहा है, और दलितों पर अत्याचार बहुत ज्यादा हुए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो नंबर 1 है दलितों पर अत्याचार के मामले में। तो इसलिए दलितों के सामने जो है वो संकट ये रहेगा कि उन्हें किधर जाना है। तो अगर मायावती कमजोर होती है, मायावती का वो छोड़ते हैं, तो उनके सामने है सपा और कांग्रेस का रास्ता जो वो हो सकता है। लेकिन वो स्थिति मुझे लगता नहीं है कि अभी बन रही है, कल को बन सकती है, ये हो सकता है। अब जहां तक अखिलेश यादव की बात है कि क्या वो अपने वोटर को वापस लेके आ पाएंगे, तो देखिए 2017 के चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में भी यादवों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। इसमें कोई शक जो है किसी को नहीं होना चाहिए। कहीं कम गया, कहीं ज्यादा गया, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो गया। और जो मेरे संपर्क है, मैंने लोगों से बातचीत की, जो मैंने मुंह भापने की कोशिश की, तो ये आया कि जो युवा तबका था वो, और महिलाएं जो थी, वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने बहुत से 3-5 जो करती है वो सब उनका भी योगदान था। अखिलेश यादव की कमजोरी क्या है? अखिलेश यादव की कमजोरी ये है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की तरीके से अपना जो कोर वोट बैंक है, जिसको कोर वोट बैंक कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, उसको उस तरीके से एकजुट नहीं कर पाए। मुलायम सिंह यादव के राजनीति में रहते हुए ऐसा नहीं हुआ कि यादव वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके किसी और के साथ गया हो, चाहे बुरी से बुरी स्थिति समाजवादी पार्टी की रही हो तब भी। ये अखिलेश यादव के समय में हुआ, और उसमें खासतौर से जो बड़ा रोल रहा वो उनके अंदरूनी घर के झगड़े थे, उसका भी एक उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन अब मुझको लगता है कि शायद वो स्थिति अब नहीं है, और अगर अभी भी समय है, अब चाचा निकल पड़े हैं रथ लेकर के। अब अखिलेश जी का रथ तो वापस हो लिया, लेकिन चाचा का रथ चल रहा है। तो चाचा का रथ जो चल रहा है, तो वो चाचा का रथ जो है वो जाहिर सी बात है कि वो किसको काटेगा। और चाचा की पकड़ जो है वो कमजोर नहीं है। संगठन पे पकड़ जो रही और जनता के बीच जो पॉकेट्स हैं, तो वो तो चाचा के रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टी के पुराने लोग हैं, पॉलिटिकल लोग रहे। अखिलेश यादव ने अपने आसपास जो है जो तत्व जमा किए वो सब नॉन पॉलिटिकल है, राजनीतिक लोग नहीं है। वो सिर्फ लाल टोपी लगा के समाजवाद समझते हैं, लेकिन वो ना डॉक्टर लोहिया को जानते हैं, ना जगदीश मिश्रा को जानते हैं, ना रामशरण दास को जानते हैं, ना भगवती सिंह को जानते हैं। वो सिर्फ लाल टोपी लगाना जानते हैं और समाजवाद का नाम जानते हैं, इसके अलावा उनके समाजवाद का साबी नहीं जानते हैं। तो अखिलेश यादव की ये जो है ये सबसे बड़ी कमजोरी रही कि वो राजनीतिक तौर पे और वैचारिक तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को ना तो प्रशिक्षित कर पाए और ना उस मुद्दे पर रोक पाए। लेकिन इस सरकार में जिस तरीके से यादवों के साथ अत्याचार हुआ, देखिए पीड़ित जो है दलित और ब्राह्मण ही नहीं है इस सरकार में, मुसलमान ही नहीं है, यादव भी बड़े स्तर पे जो है वो पीड़ित है और जबरदस्त तरीके से जो है उनका साथ जो है वो अन्याय हुआ है इस सरकार में। और अब ये एक चीज मतलब यादवों के बीच भी जाने लगा है कि आप इनको वोट दे भी दीजिए तब भी ये आपको अखिलेश का ही आदमी समझेंगे या सपा का ही आदमी समझेंगे। तो ये चीज जो बन रही है, तो जो जिस तरीके से प्रताड़ित हुए हैं लगातार थानों के अंदर, तहसीलों के अंदर, जिलाधिकारी के कार्यालयों में, पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में, सड़कों पे जिस तरीके से प्रताड़ित हुए इस सरकार में, तो ये मुझे लगता है कि ये शायद वो लौट रहे हैं। और फिर दूसरा ये कि 2017 की परिस्थितियां दूसरी भी थी, तो आज 19 वाली मतलब
वो नहीं है, थोड़ा बदलाव भी हुआ है, सरकार के प्रति गुस्सा भी, और तमाम वर्गों में तो यादवों में भी उस तरीके का गुस्सा है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अखिलेश यादव को बहुत मतलब ये उनका काम है, वो करें ना करें, मैं उनको सुझाव देने वाला नहीं हूँ, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ और एक विश्लेषक के तौर पर ये कह रहा हूँ कि उनको भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और अपनी प्राथमिकताएं जो वो स्पष्ट करने की भी आवश्यकता है। आप किसानों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो उन्होंने किसानों में बात करी वो उन्होंने अडानी का नाम लिए बना अडानी पे हमला किया कि जो विदेश से तेल आ रहा है उसमें मिलावट हो रही है, तो उन्होंने हमला किया और ये कहा कि हम जो है यहाँ मिल लगाएंगे और किसानों का ब्रांड बनाएंगे। तो ये भी जो है अडानी के ऊपर हमला है और मोदी जी के ऊपर अपरोक्ष रूप से हमला है कि जो है परोक्ष रूप से हमला है कि मोदी जी जो है वो समर्थन कर रहे हैं अडानी का, और तेल जो है वो खाद मतलब सरसों का तेल इसलिए महंगा हो रहा है और किसान को उसकी उपज के दाम नहीं मिल रहे हैं, तो ये हमला है। तो मुद्दों की बात तो कर मतलब आ रहे हैं अखिलेश यादव धीरे धीरे मुद्दों पे, लेकिन उन मुद्दों को घुमा के अब नहीं, ये अब बातें घुमा के करने का समय नहीं है। आप गुजरात के गधे जो है उनका प्रचार बंद करने के लिए अमिताभ बच्चन से कहें, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर जनता के सवालों पर और असली मुद्दों पर अगर बात करनी होगी तो अब घुमा के बात करने का नहीं, सीधे सीधी बात करने का समय। प्रियंका गांधी का असर क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि प्रियंका गांधी टू द पॉइंट और डायरेक्ट अटैक कर रही है। अखिलेश यादव अभी जो है वो डायरेक्ट अटैक की मुद्रा में नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये बाजी जीतनी तो उनको भी डायरेक्ट अटैक की मुद्रा में आना ही पड़ेगा, तभी कुछ स्थिति बन सकती है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं यही सवाल, इस सवाल का जवाब चाहूंगा अजय जी आपसे। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे अभी बता भी रहे हैं अमलेंदु जी हमारे साथी कि प्रियंका गांधी डायरेक्ट बोलती हैं, राहुल गांधी भी डायरेक्ट बोलते हैं, जो बात करनी है ये 2 और 2 की सरकार, तो 2 और 2 का नाम भी लेते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं, बाकी दल जो हैं, वो आखिर किससे घबराते हैं? मायावती जी की बात चलो मान लिया, लेकिन अखिलेश यादव जो चुनाव में है, जिनके सामने बहुत सारी चीजें हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। वहां की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जो है एक विकल्प के रूप में, जब तक प्रियंका गांधी या उनकी पार्टी उभर कर नहीं आई थी अजय जी, तब तक एक विकल्प के रूप में उन्हें देख रहे थे। वहां के लोग, वहां की जनता देख रही थी, वहां के वोटर्स देख रहे थे, मतदाता देख रहे थे। लेकिन अब आप खुल करके नहीं बोलते हैं। आप सरसों तेल की बात तो करते हैं, लेकिन आप अडानी का नाम नहीं लेते हैं, आप अंबानी का नाम नहीं लेते हैं। जो निजीकरण की बात हो रही है, लगातार आप निजीकरण की ओर जा रहे हैं। एयर इंडिया को आप निजीकरण की ओर उसमें धकेल दिया, तमाम दूसरी कंपनियां जो हैं, सरकारी कंपनियां, उसको आप बेच रहे हैं। इन सब की बात कर ही नहीं रहे हैं, और इन सब की बात अगर करते भी हैं तो आप नाम नहीं लेते हैं। ना मोदी का नाम लेंगे, ना योगी का नाम लेंगे, और ना ही अदानी अंबानी का नाम लेंगे, ना अमित शाह का नाम लेंगे। आखिर किस ढंग की राजनीति कर रहे हैं? अब जनता को, पहले की बात अलग हो गई अजय जी, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, अब सब कुछ सोशल मीडिया पे है। आप नाम लें न लें, लेकिन सबको पता है कि क्या कुछ चल रहा है और किसके बारे में बताया जा रहा है। फिर भी आप चुप हैं, आप नाम नहीं लेते हैं। तो प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव में फर्क क्या है, ये समझना चाहता हूं अजय जी आपसे। देखिए, बेसिक फ़र्क तो वहीं से है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे ये लोग डायरेक्ट कभी सत्ता में नहीं रहे। सत्ता में नहीं रहे इन द सेंस इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रहा, नहीं कोई ना मंत्री रहे, ना मुख्यमंत्री रहे, ना कुछ रहे। सेकेंडरी, अगर उसी समय आप ये देखें अखिलेश यादव को, तो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अखिलेश यादव, नॉट ओनली अखिलेश यादव कुनबा, वो पूरी की पूरी तरह से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों में और तरह तरह के आरोपों में ऑलरेडी जो है उनकी फाइलें कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। तो ये तो वो लोग मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा बचा के चलते हैं। ये मजबूरी जो है वो प्रियंका गांधी के सामने नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी के आप ये देखो कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं उससे 2-3 महीने पहले जो है रॉबर्ट वाड्रा जेल जा रहे होते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता फिर वो रॉबर्ट वाड्रा अगले 4.5 साल के लिए उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये लेकिन अखिलेश यादव के साथ और प्रियंका यादव बेसिक फ़र्क तो ये है। तो इसलिए आप अगर अखिलेश यादव से ये उम्मीद करें कि वो डायरेक्ट बोलेंगे तो उम्मीद कम है, वो नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी वो बोल सकती है। ये तो ये हुआ बेसिक फ़र्क अप्रोच का। सेकेंडरी चीज़ क्या है कि अखिलेश यादव नहीं बोल पा रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अखिलेश यादव जो है बहुत सारी संभावनाओं को भी लेकर चल रहे हैं। कल को मतलब मैं तो ये भी समझता हूँ कि अगर जो अखिलेश यादव एक बार कांग्रेस के साथ जो है
गठबंधन कर चुके हैं, उसके बाद वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं। कल को अखिलेश यादव अगर जो है बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर ले तो मुझे कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हो सकता है कि कल को ऐसी स्थिति आ जाए कि योगी और अखिलेश यादव मिलकर सरकार बना रहे हो। ये देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकती तो अखिलेश और योगी क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जो है अभी आप भाजपा को मत, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी भाजपा को एक यूनिट मत देखें, वहाँ भी भाजपा अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। वो उसको ठीक है, वो वहाँ पर उस तरह से जो है खुल के कोई नहीं बोलता है, लेकिन आप ये देख लीजिए, अभी ताज़ा उदाहरण है लखीमपुर का केस देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्री को नहीं हटा पा रहे हैं और जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर योगी ने अगर चाह लिया तो जो है उनके बेटे के खिलाफ FIR भी हो गई और जेल भी चला गया। तो ये एक अंदरूनी लड़ाई भी है। तो कल को ये भी हो सकता है कि मतलब कोई इशारा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हो कि कुछ भी हो जाए, जो है योगी को नहीं जीतने देना है या जो है किसी और तरीके से सरकार बना लेनी है। बहुत सारे भी जो है समीकरण इस पर बैठेंगे। तो इसलिए आप जो है जो बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी को लेके और अखिलेश गांधी उनकी दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग है। प्रियंका गांधी बहुत मुखर हैं और वो बोल सकते हैं, और वो आज से नहीं, आप तो देखिए हाथरस का जब से मामला चला था, हाथरस के मामले से तो वो लगातार सक्रिय हैं। जबकि अखिलेश यादव तो अभी मुश्किल से 4 दिन पहले निकले, उसके बाद फिर वो जैसे अमलेंदु जी ने बताया कि बैठ गया, मुझे अभी उस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी है, कहने का मतलब ये है कि जब आपकी अप्रोच ही अलग अलग है तो उसमें, लेकिन जो अमलेंदु जी का जो पूरा विश्लेषण है, उस विश्लेषण को तौर पे अगर देखें तब तो अखिलेश यादव ही अगली सरकार बनाने लगते हैं, क्योंकि यादव जो है भाजपा से नाराज हैं, मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं है, और ब्राह्मण भी बहुत नाराज हैं। तो ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव, अगर सभी सपा या कांग्रेस, मैं दोनों को अगर बराबर रखा जाए तो अगर वो ये तीनों अगर किसी एक की तरफ भी चले जाते तो कांग्रेस भी जो है किंग मेकर की स्थिति में आ सकती है और सपा तो जो है किंग बनने की स्थिति में आ सकती है। तो ये सारी संभावनाएं अभी खुली हुई हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी में जब ये फर्स्ट टाइम जो इनके विधायकों के जब ये टिकट कटेंगे, और वो मेरे ख्याल से करीब 50 से 60% विधायकों के टिकट कटेंगे, तो कैसी भगदड़ मचेगी उसके बाद ही तय होगा। क्योंकि कितना भी कर लीजिए, पार्टी तो चुनाव जीतती, बहुत सी जगहों पर जो है अपने लोकल छत्रप भी अपने दम पर भी चुनाव जीतते हैं। तो उन सब चीज़ों को अभी बहुत घालमेल है। कोई भी जो है अति आत्मविश्वास के साथ जो है, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, मैं कहता हूँ सपा कांग्रेस छोड़िए, भाजपा भी अति आत्मविश्वास में ये नहीं मान सकती कि वो जीत रही है। जी, बहुत 2-3 बातें महत्वपूर्ण अजय जी ने कही है। एक पहली बात तो ये है कि भाजपा भी अभी उसमें नहीं है, अति आत्मविश्वास में नहीं है कि वो जीत रही है। 2 धड़ों में बटी हुई, 2 नहीं कई धड़ों में बटी हुई भाजपा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई धड़ों में बटी हुई भाजपा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी जो हैं वो जिस प्रकार, ये हमारे कई साथी लिख भी रहे हैं, उसैद अहमद लिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत से काम किया है और जो मेहनत से काम करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को मीठा जहर दिया, लेकिन मुसलमानों ने कभी गद्दारी नहीं की। ये इनकी अपनी बात है। अब कौन सा मीठा जहर कैसे दिया, क्या दिया, ये उसैद अहमद जी बताएंगे। लेकिन बात यही है कि मेहनत कांग्रेस ने की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका गांधी पिछले लगातार, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे और भी कई मामले हों, इन मामलों में प्रियंका गांधी दिखती रही हैं। कहा जाता रहा है कि, अजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन कहा जाता रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से सीधे लखनऊ उनको रहना चाहिए, वो दिल्ली आ जाती हैं, लेकिन लखनऊ और दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है। और उस रात को भी, जिस दिन ये घटना घटी, लखीमपुर खीरी वाली घटना, उस रात को लखनऊ में बैठे हुए अखिलेश यादव, लखनऊ में बैठी हुई मायावती जी, ये नहीं पहुंच पाई। चलो सीतापुर तक आप ना पहुंचते, आप लखनऊ से बाहर तो निकल जाते,
आप लखनऊ से अपने घर से बाहर तक नहीं निकले। आप लोगों ने ये कहा कि कल जाएंगे, पर आप एक पैगाम भेजते हैं लोगों के बीच, मीडिया के बीच, पुलिस के बीच, शासन प्रशासन के बीच कि हम कल आने वाले हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। और लेकिन उसके बीच में अगर प्रियंका गांधी जाती हैं, बचती बचाती, छुपती छुपाती जाती हैं, तो ये मेहनत है और उसका फल उनको मिल रहा है। कोई तरफदारी नहीं, जो सच्चाई है वो आपके सामने है और ये बातें आप जान रहे हैं, मैं कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ उनका खोया हुआ जनाधार यानी कि यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण जो नाराज हैं आज की तारीख में बीजेपी से, ये तीनों मिलकर के या तो समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएं, या वो कांग्रेस की तरफ आ जाएं, या बसपा की तरफ चले जाएं। जिधर जाएंगे सरकार उनकी बनेगी, ये भी तय है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और भी कि क्या समाजवादी पार्टी अगर किंग मेकर की भूमिका में आती है और भाजपा सरकार बनाने की गुंजाइश में रहती है, तो समाजवादी पार्टी क्या भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है? कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वार जैसे कहते हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो अगर पॉलिटिक्स में यह संभव है, तो एक बात संभव यहां नहीं है, और वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर सरकार बना सकती है। ये तो शायद मेरे तीनों पैनलिस्ट इस बात से सहमत होंगे कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर भले महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर के कांग्रेस सरकार बना ली, महागाड़ी विकास पार्टी जो वहां पर जो गठबंधन बना है वो वहां सरकार बन गई, लेकिन वहां भी भाजपा को हटाने के लिए, हराने के लिए और सत्ता से दूर रखने के लिए। लेकिन यहां ये नहीं, तो एक अकेली पार्टी कांग्रेस दिखाई देती है जिसके ऊपर दांव लगाने के लिए इन तमाम चीजों को अगर सोचा जाए तो लगा सकते हैं अलग अलग जो वोटर्स हैं वो। लेकिन कुछ कहना चाहते थे अजय जी, आपके पास आऊंगा, फिर एक सवाल और कुछ लोगों के विचार हैं वो भी लेना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आप क्या कहना चाहते थे वो जो? मैं ये विषय इतना जोड़ना चाहता था कि हम इस पूरी चर्चा में जो है आम आदमी पार्टी को जो है बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी तौर पे कहा जाए तो मेहनत वो भी बहुत कर रही है। कितने वोट पाएगी कि सीट पाएगी नहीं पाएगी वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन मतलब कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करने के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी चुनौतियों से जो है उसकी चुनौती भी है उसके सामने। सपा तो है ही है, बसपा भी है, तो इसलिए ये लेकिन जहाँ तक रही बात मुस्लिम, क्योंकि आज आपने मुद्दा मुस्लिम वोटर का है, तो मैं ओवैसी का फैक्टर तो उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन बाकी पार्टियों में जो है फैक्टर वो देख रहा हूँ। अमलेंदु जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि जब आम आदमी पार्टी की याद दिलाई अजय जी ने, तो मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी खुद भले ही कुछ कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन उसने अपने लोग जो है वो कांग्रेस के अंदर संगठन में तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर बैठा दिए हैं, और जो वहां से सूचनाएं जो हैं वो शासन प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास बाद में पहुंचती हैं, संजय सिंह के पास पहले पहुंच जाती हैं। तो कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना होगा कि जिन मोटी मोटी तनख्वाहों पर आप जिन लोगों को लेकर के आए हैं, तो वो काम आपके लिए कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो कांग्रेस को अपना सांगठनिक ढांचा जो है, जो किराए पर उसने खड़ा किया है, उन किराएदारों पे जो है उन पर भी थोड़ी निगाह रखनी चाहिए कि वो रिपोर्ट आपको कर रहे हैं कि संजय सिंह को कर रहे हैं। तो ये हालांकि ध्यान देने का काम कांग्रेसियों का, हम लोगों का नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी चीजें खबरें आती हैं हमारे पास, तो उनसे यही मालूम पड़ता है कि वो जो तनख्वाह पे लोग लेकर के आए गए हैं, तो वो सब जो है वो रिपोर्ट संजय सिंह को कर रहे हैं, ना कि कांग्रेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अब कमजोरियां जो है कांग्रेस कितना भी कर लेगी और इस तरीके से लोग उसके अंदर रहेंगे, तो ये तो फिर आने वाले समय बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी। जी राजीव जी, तो बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और इस बीच बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार रख रहे हैं हमारे साथी। समीर शर्मा लिख रहे हैं कि प्रियंका जी 2019 में कह चुकी हैं कि मर जाऊंगी पर भाजपा के साथ का सोच नहीं सकती। ये तो शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर शर्मा जी। कमरे आलम कह रहे हैं कि नाराज लोग बांसवाड़ा की तरफ नहीं जाएंगे, एसपी या कांग्रेस इन्हें इन दोनों में ही किसी को बांसवाड़ा जाना चाहिए, जा पाएंगे ये कह रहे हैं। और असलम चिश्ती कह रहे हैं हम जिधर जाएंगे जीत होगी, ताजे शाही हम ही ने उतारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं असलम भाई आप। कमिल शेख हैं, उसैद कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे तो जो भी कर ले, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। किसानों ने वर्तमान समय में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या को लेकर सब कुछ बिगाड़ दिया है। राजीव जी, मीठा जहर क्या है ये आप भी जानते हैं।
ये कह रहे हैं उसैद अहमद जी। खैर, और साथ साथ देवेंद्र माहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमरे आलम जुड़े हुए हैं ही। कुछ एक और साथियों के कमेंट में पहले पढ़ रहा था। जावेद इकबाल कह रहे हैं कि मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, और मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। बहुत खूब कहा है आपने। एस यादव कह रहे हैं कि सूर्य छिपे बदरी में, चंद्रमा छिपे अमावस में, भोर भय पर चोर छिपे, मोर छिपे घना जंगल में, पानी के बूंद पाताल छिपे पर कर्म न छिपे, बभूति रमाए। बिल्कुल कर्म जो है वो सामने आ ही जाता है, और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कर्म सामने आता है, और यही बहुत महत्वपूर्ण है। रविशंकर दीक्षित कह रहे हैं यूपी में अब कांग्रेस आना चाहिए, प्रियंका जी अब जमीनी नेता हैं। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध भाजपा वॉशिंग पाउडर से सब कुछ निर्मल और पवित्र हो जाता है, चाहे आपके दामन पर कितने ही दाग हों या आप कितने ही दागी हों। कुंदन बिहारी भी हैं, कह रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और समीर शर्मा कह रहे हैं कि गेम ऑन है, 4 महीने बाकी है। अहमद सफ़ी भी हैं, कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों से कहने की ज़रूरत है कि सपा को वोट दो। अली राजा कह रहे हैं कि ओवैसी जी किंग मेकर बनेंगे। तस्लीम खान भी हैं, महेंद्र मलिक, अखिलेश यादव जिंदाबाद लिख रहे हैं। राजस्थान में दलित की हत्या पर कांग्रेस चुप क्यों है, ये पूछ रहे हैं मुबारक खान, बाड़मेर राजस्थान। तो आपको बता दूं मुबारक खान भाई आपको कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जो दलित की हत्या हुई है पीट पीट करके, उसमें कांग्रेस की सरकार की जो पुलिस है उसने वहां 5 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन उसमें कितनी कार्रवाई हुई इसका जवाब देने और जवाब देने के लिए कांग्रेस है, और सवाल करने के लिए विपक्षी दलों को सामने आना चाहिए। अपनी ही पार्टी के खिलाफ वहां कांग्रेसी क्यों खड़े होंगे? अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले खड़े हो रहे हैं क्या? जो इतनी घटनाएं हुई, और अभी जो ताजा तरीन घटना लखीमपुर खीरी का है। तो इसीलिए जो सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चलता है उसके पीछे मत भागिए, लॉजिक से बात कीजिए, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो। लेकिन अजय जी कुछ कह रहे हैं। उसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार है और वहाँ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जा रहे हैं लखीमपुर, तो वहाँ पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए हनुमानगढ़। उसमें क्या दिक्कत है? जाइए जी, बिल्कुल आप जाइए, अगर आपको जाना है। आपको क्या दिक्कत है? सही बात करें। एस यादव कह रहे हैं कि जिस दिन भी सपा ने बीजेपी का साथ दिया, सपा खत्म हो जाएगी। बीजेपी का इतिहास है कि अपनी गठबंधन के सहयोगियों को खा जाती है। ये बहुत सही कह रहे हैं एस यादव जी, आपकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। जहां जहां बीजेपी ने अपने सहयोगी किसी के साथ, मतलब ये है कि पूछ पकड़ के बैतरणी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जिसका सहारा लिया, यानी कि सीढ़ी जिसको बनाया, उस सीढ़ी को किनारे कर देते हैं, हम तो छत पे पहुंच गए हैं। तो ये आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। और बहुत सारे साथी अपने अपने ढंग से असलम लिख रहे हैं कि राजीव जी आपके पैनल में देश के लिए तड़प, तन्मयता, देश प्रेम की यथार्थता स्पष्ट दिखाई देती है। आपके पैनल के पूरे पत्रकारों को धैर्य को सलाम। जाफर खान कह रहे हैं राजीव साहब आप सच्चे देशभक्त हैं। आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी देशभक्ति है। हम तो करने की कोशिश कर ही रहे हैं और देश के लिए, देश दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन आप लोगों का साथ मिलता है, आप आते हैं। इस कार्यक्रम को मैं आपसे ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि 7 बजे से 8 बजे तक का समय निकाला करें, देखा करें, जुड़ा करें हमारे साथ में, और अपनी बातों को, अपने विचारों को रखें। कई बार आप लोगों से मैं क्षमा भी मांगता हूं, माफी मांगता हूं कि आप लोगों के विचारों को नहीं ले पाता हूं। पैनलिस्ट होते हैं, अपने विचार रखते हैं, और मेरी इच्छा ये होती है कि हम और आप तो आज नहीं कल भी अपनी बातें रख लेंगे, कर लेंगे। लेकिन हमारे साथ जैसे अभी ही 3 पैनलिस्ट रहे, अजय जी हैं और अमलेंदु जी हैं, और साथ में तौसीफ कुरैशी लखनऊ से। तो इन लोगों के क्या विचार हैं ये सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इनके ऊपर ज्यादा आता हूं, इनकी बातों को, इनके विचारों को ज्यादा रखता हूं। और फिर भी उसैद अहमद लिख रहे हैं कि राजीव रंजन जी मैं आपके कार्यक्रम को कभी छोड़ता नहीं हूं। मैंने सियासत को बहुत करीब से देखा है। वर्तमान समय में मैं जोनल वर्किंग अध्यक्ष उत्तर मध्य रेलवे प्रयाग एवं कानपुर हूं, मगर सबकी बात सुनकर बोलता हूं।
बहुत सही कह रहे हैं उसैद अहमद जी, और आपके ओहदे को मैं सलाम करता हूं, और आपका उसके बाद भी आप काम को करते हुए हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप समय निकालते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, इस पर कमेंट करते हैं, लिखते हैं अपने विचारों को। और आप लोग जितने लोग भी, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हम लोगों का काम भी लिखने पढ़ने का है, लेकिन एक एक शब्द, एक एक लाइन लिखने के लिए कितना सोचना पड़ता है। वैसे ही जब आप लोग लिखने पढ़ने, यानी कि आप पत्रकार नहीं हैं फिर भी आप लिखते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि कितनी मेहनत लगती है शब्दों का चयन करना, चुनना, लिखना, और उसके बाद कि हमारे विचारों को पैनलिस्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बातें होंगी कि नहीं होंगी, देश दुनिया तक हमारी बातें पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, ये तमाम बातें आती हैं। लेकिन उसके बाद भी आप अपनी बातों को रखते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपको सलाम करता हूं मैं उसैद अहमद जी, कुंदन जी हमारे साथ, असलम जी हमारे साथ में है, मोहम्मद फिरोज हमारे साथ में, कमरे आलम हैं, दिलीप मथारिया हैं, कह रहे हैं आप सभी मीडिया चैनल वाले बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ही खबरें दिखाते हैं, इस बार मुसलमान बीएसपी को ही वोट देंगे। दिलीप मोथारिया कह रहे हैं नहीं दिलीप भाई, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बिल्कुल हम नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज है, अगर कांग्रेस कहीं गलती करती है कांग्रेस की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी कहीं गलती करती है उनकी बात करेंगे। बीएसपी, चूंकि देखिए बीएसपी से उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बीएसपी उन उम्मीदों पर पिछले दिनों खरी नहीं उतरी है। बीएसपी के पास, हम अभी बात कर रहे थे, अगर ध्यान से सुन रहे होंगे दिलीप भाई आप, तो हम बीएसपी से उम्मीद ये करते हैं कि कहीं दमन होगा किसी का। अगर देखिए दलितों की पार्टी है, दलित, दमित, दमन, आप समझ सकते हैं, शब्द को समझिए। और अगर किसी का दमन हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज अगर बीएसपी न उठाए, उसके बारे में अगर आपका कोर वोटर है, 15-17% आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 1-2% लोग नहीं निकल सकते। लेकिन पिछले 5 साल में बताइए, 4.5 साल में बताइए कितनी बार निकले, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कितनी बार निकले। इस बात को क्यों चुप्पी साधे हुई हैं बहन मायावती जी? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, ये सवाल मैं पत्रकार होने के नाते भी पूछूंगा, और ये सवाल एक वोटर भी पूछेगा, एक जनता। अगर देश से आपको प्रेम है, आपको राज्य से प्रेम है, तो आप तो पूछेंगे, वही पूछता हूं। उसमें कोई ये नहीं है, कोई खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। इस प्रोग्राम में हम किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, और आगे भी नहीं चलाएंगे, यह ध्यान रखिएगा। रविशंकर दीक्षित भी हैं, जाफर खान भी हमारे साथ, कमिल शेख हैं, समीर शर्मा, सलाम तो आपको है, राजीव जी कह रहे हैं आप सबको सलाम। इकबाल खान है हमारे साथ में, शमसाद खान हमारे साथ में, देव महीच हमारे साथ में है, कुंदन बिहारी, और रजनीश कुमार यादव ब्लॉग भी हैं। करें सारी पार्टी को दलित एलिमेंट्स माइट टीम, और याद कुछ समझ नहीं पाया जैसा आपने लिखा। और असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में सरकार बनेगी कह रहे हैं मुबारक खान। और आप सब जिनकी सरकार बनवाना चाहते हैं अपनी बातों को रखिए और उनकी सरकार बनवाइए। लेकिन इस परसों, आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है यानी थर्सडे है, कल शुक्रवार, परसों शनिवार को शाम 7 बजे हमारा ओपिनियन पोल, लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखना मत भूलिए। परसों शाम 7 बजे आप लोगों का इंतजार रहेगा, लेकिन कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले 2 काम करना महत्वपूर्ण है। पहला, हमारे साथ जो 3 हमारे साथी रहे, अजय जी हमारे साथ रहे, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय रहे, और हमारे साथ तौसीफ कुरैशी रहे। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तीनों साथ में जुड़े रहे। और साथ साथ आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सब जो जुड़े रहे, अपनी बातों को रखते रहे, लिखते रहे, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और कल शाम 7 बजे जरूर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।